हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का एक ऐसा भाग पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी छोटा भाग है, लेकिन अक्सर यहाँ से एक या दो सवाल पूछे जाते हैं और उस भाग का नाम है अनुसूची। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो अनुसूची पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची या शेड्यूल। ठीक है, हमारे मूल संविधान की बात किया जाए तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गई। इस प्रकार वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में विद्यमान हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन सी अनुसूचियाँ थी जो पहले संविधान में थी, और ऐसी कौन कौन सी ये 4 अनुसूचियाँ थी जो बाद में जोड़ी गई, और देखेंगे कि इन 4 अनुसूचियों को कब जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची की बात किया जाए कि प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे प्रथम अनुसूची में भारत के क्षेत्रफल, साथ ही साथ कह सकते हो राज्यों की संख्या, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तथा एवं इसका वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम लोग प्रथम अनुसूची को पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से बता सकते हैं कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, इनके कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की बात किया जाए दोस्तों, तो वर्तमान समय में जो भारत का क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये क्षेत्रफल जो है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। राज्यों की बात किया जाए तो वर्तमान समय में हमारे पास राज्य जो हैं वह 28 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो वर्तमान समय में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह हैं 8। होना 9 चाहिए था, लेकिन दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिला दिया गया, तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा प्रथम अनुसूची। अब दूसरे अनुसूची की बात किया जाए कि द्वितीय अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। द्वितीय अनुसूची में जो है वेतन एवं भत्ते से संबंधित प्रावधान किया गया है। वेतन, भत्ते या पेंशन से संबंधित प्रावधान किया गया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, सभी व्यक्तियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरी अनुसूची में मुख्य रूप से ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, और अन्य मंत्रियां जो हैं, अन्य मंत्री हो गए, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन सभी के वेतन भत्ते का जो प्रावधान किया गया है वह हमारी दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर ये पूछा जाए किस अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया तो वो है दूसरी अनुसूची। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ से संबंधित हमारे तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसमें
किसके शपथ का प्रावधान किया गया है, तो आप कह सकते हो ये जो संवैधानिक अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी हैं, इनके शपथ का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करेगा। जैसे राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके शपथ ग्रहण करेगा। लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों का शपथ बोलने वाले जो शब्द होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो हमारा जो तीसरी अनुसूची है ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करेगा तो वह किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति जो हैं अलग अलग पद पर होते हैं, तो सीधी सी बात है उनके लिए जो शपथ का प्रावधान होगा वो भी अलग होगा। तो ये बताता है कि कौन से व्यक्ति जो हैं अपने शपथ में किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये हो गया तीसरा। अब बात करें चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची, हमारे चतुर्थ अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं ये है क्या वास्तव में। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व, हम लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसमें जो सदस्य जाते हैं वह राज्यों के विधानसभा से चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके द्वारा जो है राज्यसभा में सदस्य जाते हैं। अब सीधी सी बात है, ये जो राज्यों से सदस्य चुने जाते हैं वह जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं, वह जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। तो सीधी सी बात है अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनसंख्या होती है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग राज्यों से जो राज्यसभा में जाएंगे सदस्य उनकी भी संख्या अलग होगी। तो सीधी सी बात है जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य से सदस्य जो है राज्यसभा में ज़्यादा जाएंगे और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य से सदस्य जो है राज्यसभा में कम जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि यूपी की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, परिणामतः यूपी से ही राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य जाते हैं। और कुल कितने सदस्य जाते हैं तो हम कहेंगे 31। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है जैसे 31 सदस्य जाएंगे यूपी से, इसी प्रकार कुल 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों से जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा पाया जाता है। अब जो है जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, अभी इसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें भी विधानसभा होगा, लेकिन अभी इसमें मुख्य रूप से इसका गठन नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों से भी इसमें जाएंगे, इसके में भी प्रावधान हो जाएगा तो इसमें से भी जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर 2 1 3 केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में सदस्य चुने जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहली बात तो सवाल सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख जो किया गया है वह किस अनुसूची में किया गया है, तो चतुर्थ अनुसूची में। और दूसरे नंबर पर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कहाँ से प्रतिनिधि नहीं जाते हैं, और विकल्प दे देगा राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, दोनों से नहीं। तो याद रखिएगा राज्य से भी जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से भी जाते हैं, लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है वहां से इसमें सदस्य नहीं जाते हैं। जैसे विकल्प 4 दे दे कि दिल्ली से जाते हैं तो कहेंगे हाँ दिल्ली से जाते हैं। आपके उसके बाद पुदुचेरी से जाते हैं तो हाँ पुदुचेरी से जाते हैं। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश से दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। और एक दे दिया जाए लक्षद्वीप से जाते हैं तो कहेंगे लक्षद्वीप से नहीं जाते। कहने का मतलब ये है एक जम्मू कश्मीर हो गया, ये तो जम्मू कश्मीर तो आगे भी जुड़ जाएगा, इसमें जो है एक दिल्ली हो गया, एक पुदुचेरी हो गया, यही पहले पौंडीचेरी था। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही 2 जगह से इस राज्यसभा में जाते हैं, बाकी जो भी ऑप्शन में रहेगा तो कहेंगे कि वहाँ से अभी नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर राज्यसभा की तुलना जो है हम लोग अमेरिका से करें, हम लोग
अमेरिका से करें तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। और वहाँ पर ये जनसंख्या के आधार पर नहीं जाते हैं सदस्य, वहाँ पर सदस्य जाते हैं जो है वह समानता के आधार पर जाते हैं। अमेरिका में जो है 50 प्रांत हैं और 50 के 50 प्रांत से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक प्रांत से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया राज्यसभा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे, बाकी हम लोग राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, कि राज्यसभा में किन किन राज्यों से कुल कितने कितने सदस्य जाते हैं, ये हमारा चतुर्थ अनुसूची बताता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5वीं अनुसूची क्या बताता है। ये 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित इसमें प्रावधान है। क्या है? जनजाति। कहने का मतलब यह है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर शासन कैसे होगा, प्रशासन कैसे होगा, यहाँ पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले 6ठी अनुसूची लिख लेते हैं तब। 6ठी अनुसूची, दोनों को एक साथ समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। किसके लिए? जनजातियों के लिए। अब थोड़ा समझिएगा अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को। अनुसूची 5 में भी कहा गया इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आएंगे, और 6ठी अनुसूची में भी कहा गया इसमें जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 5वीं अनुसूची है ये जो है संपूर्ण भारत के लिए है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा, चलिए इसे लिख लेते हैं। ये जो है ये संपूर्ण भारत के लिए है। किसके लिए है? संपूर्ण भारत के लिए है। लेकिन ये कहा गया है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति 5वीं अनुसूची में नहीं शामिल होंगे, तो कहाँ शामिल होंगे? 6वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अगर अनुसूचित जाति हैं तो उन्हें 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अगर जनजाति हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया है 6वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो है वह शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है, और इसमें मुख्य रूप से बात किया जाए तो संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें किया गया है शक्तियों का विभाजन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन की बात किया जाए तो किस प्रकार की शक्तियों का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, न्यायपालिका शक्ति होती है। ये जो 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन तो किया गया है संघ और राज्य के मध्य, लेकिन किस प्रकार की शक्ति का विभाजन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है कि किन किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और किन किन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाएगी और किन किन विषयों पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि 7वीं अनुसूची में ही
सूची से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। किस शक्ति का विभाजन किया गया है, तो विधायी शक्ति का। कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात यहाँ नहीं की गई है। और यहीं पर अगर ये पूछा जाए किस अनुसूची में सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा वो है 7वीं अनुसूची। अब बात किया जाए सूची कौन कौन से हैं, तो एक हो गया हम लोग जानते हैं संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची, और तीसरे नंबर पे हो गया समवर्ती सूची। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक हो गया संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची, एक हो गया समवर्ती सूची। संघ सूची के जितने भी विषय होंगे इस पर जो कानून बनाया जाएगा वह संघ सरकार द्वारा बनाया जाएगा, और राज्य सूची के जितने भी विषय होंगे उस पर जो नियम और कानून बनाया जाएगा वह राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन ये जो समवर्ती सूची के विषय होंगे इस पर संघ सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। लेकिन मान लीजिए किसी विषय पर संघ सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, और दोनों जो है एक दूसरे के विरोधाभास की स्थिति में हो, तो हमारा संविधान कहता है कि संघ का कानून जो है प्रभावी होगा, वहाँ पर संघ के कानून ही माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात किया जाए अगर संघ सरकार अपने विषय पर कानून बनाता है तो इसके कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारे मूल विषय में हमारे मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इनके विषयों की संख्या हो गई है 100। ठीक है, सीधी सी बात है, संघ का मतलब बड़ा है और बड़ा होगा तो इसके विषय में बढ़ोतरी होगी। दूसरे नंबर पर बात किया जाए राज्य की, तो पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब विषयों की संख्या हो गई है 61। कितना घटा, इसमें जो है 5 कम कर दिया गया। इसमें जो है पहले 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसमें 5 वही जो है जोड़ दिया गया, इसमें विषयों की संख्या हो गई 52। इसमें से 5 निकाल के इसमें जो है जोड़ दिया गया। अब बात किया जाए कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। ध्यान से समझिएगा, मूल में कितना था, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे 97, वर्तमान समय में 100। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हुआ करते थे 66, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। परिणामतः इसमें 5 कम हो गए तो 61 हो गया, और इसमें 47 थे तो ये 52 हो गए। ये था आपका 7वीं अनुसूची। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये पूछा जाए अभी कि संघ सूची के कौन कौन से विषय हैं, तो इसकी लिस्ट जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको जो हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का जब विभाजन देखेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वीं अनुसूची। ये जो हमारे 8वीं अनुसूची में है, इसमें भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाषाओं से संबंधित, सीधा सीधा लिख लीजिए भाषाई प्रावधान। भाषाई प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। और हमारे मूल संविधान में बात किया जाए कितनी भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था, तो हम लोग कहेंगे 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में बात किया जाए कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो हमारा उत्तर होगा 22। कितनी भाषाएं बढ़ गई हैं, तो हम कहेंगे 8। तो क्या बात किया जाए 8 भाषाएं जो है एक साथ बढ़ गई या अलग अलग बढ़ी, तो हम लोग कहेंगे कि अलग अलग बढ़ी। सबसे पहले एक भाषा को जोड़ा गया, यह भाषा था सिंधी। उसके बाद 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, ये था नेपाली, कोंकणी, नेपाली,
कोंकणी। अब तीसरे नंबर पे बात किया जाए मणिपुरी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है 4 भाषाओं को शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, ये है संथाली। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले सिंधी को शामिल किया गया, उसके बाद नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया गया। ये हो गया 1, 3 और ये 4, टोटल कितने हो गए 8। इसकी बात किया जाए तो इसे जो है, इसे बात किया जाए तो इसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से शामिल किया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से शामिल किया गया। इसे बात किया जाए तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से शामिल किया गया। और इसे बात किया जाए तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है, और जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान समय में इसमें भाषाओं की संख्या हो गई है 22। पहले सबसे किसको जोड़ा गया तो सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। दूसरे नंबर पर नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया, इसको 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। उसके बाद जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को सबसे बाद में जोड़ा गया। ये था हमारे मूल संविधान का प्रावधान। हमारे मूल संविधान में इन 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। अब हम लोग देखेंगे 8 तक तो देख लिया, अब हम लोग आगे देखेंगे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो उसको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची। अब इधर से ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 8वीं अनुसूची तक प्रावधान तो हमारे मूल संविधान में था, लेकिन इसे जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से शामिल किया गया। अब बात किया जाए इसमें प्रावधान क्या किए गए थे, तो इसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन किया गया था। कारण ये था, उसी समय हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। लेकिन अभी भी जो ज़मींदार होते हैं उनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन होता है, और लेकिन जो किसान होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होता नहीं है। परिणामतः 9वीं अनुसूची को शामिल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जिस भी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा उस मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अमीर वर्ग हैं या जिन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर उसे गरीबों में बांट दिया जाए, और इसे जो है अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता था। परिणामतः जिस भी व्यक्ति से ज़मीन लिया जाता था वो लोग न्यायपालिका की शरण नहीं ले पाते थे। अगर इसे 9वीं अनुसूची में ना शामिल किया जाता तो क्या होता, तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 31 के माध्यम से तब संपत्ति का अधिकार दिया गया था, और ये मूल अधिकार था, तो सीधे सीधे लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील दायर कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो 9वीं अनुसूची है पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से शामिल किया गया, और इसके माध्यम से भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे 9वीं अनुसूची का प्रयोग जो है ज़्यादा होने लगा। कारण ये था कि इसमें अगर किसी भी कानून को शामिल कर दिया जाता था तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका इसमें समीक्षा नहीं कर पाती थी। तो सरकार धीरे धीरे
इसका दुरुपयोग करने लगी कि जिस भी कानून को सरकार को लगता था कि इस कानून को न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा, वह 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता था। परिणामतः 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अब 9वीं अनुसूची में भी जो भी विषय होंगे उस विषय पर भी समीक्षा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ये कहा गया कि अब 9वीं अनुसूची में भी जिन विषयों को शामिल किया जाएगा उसे भी सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब न्यायपालिका 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की भी समीक्षा कर सकती है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों तो इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से शामिल किया जाता है और उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वह राजीव गांधी होते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से किया क्या गया तो ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से दल बदल कानून बनाया गया। कारण ये था उस समय दल बदल काफ़ी मात्रा में होता था, इसलिए ये बनाया गया कि किन किन स्थितियों में दल बदल किया जा सकता है और किन किन स्थितियों में नहीं किया जा सकता है। और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति दल बदल करता है तो वह जो है अयोग्यता का आधार होगा और वह जिस सदन का होगा, लोकसभा का होगा तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा के सभापति जो है उसे उस सदन से अयोग्य घोषित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रावधान किया गया था कि कम से कम अगर जाना है तो 1/3 सदस्य लेकर जाएं, वो दूसरी बात है। कहने का मतलब ये है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें प्रावधान क्या किया गया था तो इसके माध्यम से दल बदल कानून बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों तो इसे 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से शामिल किया गया। 92-93 कहने का मतलब ये है कि 92 में प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये पास जो है 93 में हुआ था। और इसके माध्यम से किया क्या गया था तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था? ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब बात किया जाए 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से इसे भी शामिल किया जाता है। लेकिन ये वाला ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है दोस्तों, कि 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन, इसके माध्यम से जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो है 29 विषय शामिल किए गए हैं और नगर पालिकाओं की बात किया जाए तो 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर बात ये तो आपके अनुसूची की बात थी 10वीं 11वीं 12वीं, इसे बाद में शामिल किया गया। अब थोड़ा सा इससे हटकर इसी से रिलेटेड सवाल बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि सरकार कितने स्तर पर पाई जाती है, वर्तमान समय में सरकार कितने स्तर पर पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर होगा आपका 3। उत्तर होगा 3। अब बात किया जाए कौन कौन स्तर पर, तो एक तो हो गया संघ स्तर पर, दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो हो गया राज्य स्तर पर, और तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो हो गया स्थानीय स्तर पर,
स्थानीय स्तर पर। संघ स्तर को हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, राज्य स्तर को हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, और स्थानीय स्तर की बात किया जाए तो यही है आपके स्थानीय स्तर। अब थोड़ा सा सवाल जो है सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं देता, कुछ और भी दे सकता है। नगर पालिका को ही कह दिया जाता है शहरी स्वशासन। अगर कहा जाए 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो चाहे नगर पालिकाएँ आए चाहे शहरी स्वशासन आए, दोनों वही बातें हैं। इसी प्रकार से अगर 73वें के माध्यम से बात किया जाए तो चाहे ग्राम पंचायत आए या ग्रामीण स्वशासन आए, वही बात है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोगों ने देखा जैसे इनके विषय हैं 100, इनके हो गए हैं 61, उसी प्रकार से इनके विषय हैं क्या क्या। ये था हमारा पूरा का पूरा जो है अनुसूचियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अगर ये पूछा जाए हमारा मूल संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया है, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है अंग्रेजी में लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिली होगी। तो आज जो है हमारा अनुसूचियों से संबंधित प्रावधान जो है यहीं से समाप्त होता है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।